Respected Mr. Akbar, Mr. Puri, Dr. Harshvardhan, Arun, and Maulana Sahab. I have a very sore throat, so the voice is going to be a bit crackling. Um, See, on issues of women safety and security, I'm glad you chose the subject women's safety and security. Otherwise, I'm sick and tired of listening to the word empowerment. I'm really sick and tired. For every question, the answer is women empowerment. And I said, I don't know how many men wish to be empowered when they have to confront a person like me. The empowerment of women, it's such a misnomer. एक महिला जो बच्चों को जन्म देती है, परिवार चलाती है, 80% कृषि का काम करती है, डॉक्टर बनती है, कभी कभी वकील भी बन जाती है और नेतागिरी भी कर लेती है, तो ऐसी महिलाओं को आप क्या एम्पावर करेंगे? विषय एम्पावरमेंट का है ही नहीं, क्योंकि महिलाएं अपनी चॉइस से चाहे घर परिवार का इलाका चुने, अपने लिए क्षेत्र चुने, काम करने का उनकी चॉइस है। चाहे वकालत चुने, चाहे मेडिकल प्रैक्टिस चुने, चाहे नेतागिरी चुने, चाहे प्रिंसिपल बने, चाहे जर्नलिस्ट बने, चाहे डिप्लोमेट बने, वो एरिया स्पेसिफिक जो भी काम पुरुष करते हैं वो भी करती हैं। और जो एरिया स्पेसिफिक उन एरियाज़ में काम कर रही हैं, फॉर एग्जांपल जब बोला था हरदीप भाई साहब ने अबाउट परमानेंट कमीशन ऑफ वुमेन, तो जो महिलाएं आर्मी में काम कर रही हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो 20-22 साल की उम्र में उनकी एंट्री होती है और राइप एज ऑफ 34 पे उनकी रिटायरमेंट हो जाती है। तो ऐसी महिलाओं को आप एम्पावर करना चाहते हैं जो अपनी प्राइम यूथ देश को दे रही हैं। कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ऑर्गेनिक साइंटिस्ट हैं, जो काम पुरुष कर रहे हैं उस लेवल का, मतलब ऑर्गेनिक साइंटिस्ट आप पुरुष हैं या महिला है, काम तो सेम कर रहे हैं ना। आपकी अगर कॉन्वॉय ड्यूटी है तो आप कॉन्वॉय ड्यूटी कर रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं तो जर्नलिज्म कर रहे हैं, वकील हैं तो वकालत कर रहे हैं। तो जो काम महिलाएं कर रही हैं वो बिल्कुल पुरुषों वाला अपने अपने चॉइस ऑफ फील्ड में वो कर रहे हैं। तो एम्पावरमेंट विषय है ही नहीं, और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान की संस्कृति में। और आज तो देखिए नवरात्र है, रामनवमी है, कल दुर्गा अष्टमी थी। ये ऐसी संस्कृति है जो महिलाओं को पूछती है, जहाँ पर दुर्गा रूप महिला का है, शक्ति रूप महिला का है। जितने आपके ताकत के शब्द हैं वो सारे के सारे स्त्रीलिंग है। ऊर्जा, शक्ति, रक्षा, ये ऑल फेमिनिन जेंडर। कमिंग फ्रॉम दिस थॉट, मतलब इस सोच के साथ जो समाज है, उस सोच को आपने आज एम्पावरमेंट पे लाके खड़ा कर दिया, और हर प्रश्न का जवाब विमेन एम्पावरमेंट होता है। एक इंटरव्यू में नहीं सर, वो तो मतलब देश के नेता ही वो लोग हैं, और तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। और वो मतलब आप वो सोच, मैं खाली उस सोच पर हूँ, मैं व्यक्ति से ज़्यादा सोच पर हूँ कि क्या सोच है, इन सब चीज़ों के पीछे सोच क्या है, किस तरीके की मानसिकता है, और एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आप सोसाइटी में पैदा कर रहे हैं। द एंटायर फेमिनिस्ट मूवमेंट फ्रॉम द वेस्ट एंड अदरवाइज इज बेस्ड ऑन men versus women, women versus men, which according to me is a wrong concept. There is no versus, मतलब आप विरोध किस बात का? विरोध का विषय ही नहीं है। जो विषय है कन्या भ्रूण हत्या से लेकर बूढ़ी बुजुर्ग महिलाओं के साथ जो भी कुछ होता है वो सुरक्षा का विषय है। The entire debate is about women's safety and security. Women don't need empowerment, they are pretty empowered. Only thing society needs to do is give them safety and security. और जो उनका सुरक्षा का मसला है, अगर आप महिलाओं को सुरक्षित रखते हैं, वो जिम्मेवारी के तहत होना चाहिए।
मेरे को ये मांगना ना पड़े कि आप मेरी सुरक्षा करें, आप महिलाओं की सुरक्षा करें, मेरे को झगड़ा करना पड़े कि मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, ये उसका अधिकार है, बल्कि एक कर्तव्य की भावना से होना चाहिए. इट शुड बी अ मैटर ऑफ ड्यूटी. अरे आप मुझे बताइए, कोई आपको जो परिवार में लोग हैं बूढ़े बुजुर्गों की इज्जत करते हैं इसलिए कि वो उनके ऊपर 125 का कानून लगता है. यू लुक आफ्टर योर एल्डरली पीपल बिकॉज देयर इज अ लॉ? नो, यू डू इट बिकॉज यू बिलीव इन इट. आप बच्चों की देखभाल करते हैं अपने परिवारों के अंदर. गरीब से गरीब आदमी बच्चों की देखभाल करता है इसलिए कि उसको जेल हो जाएगी अगर वो बच्चों को नहीं खाना देगा. नो, इट्स अ मैटर ऑफ ड्यूटी कि आप इसको अपने कर्तव्य की भावना से करते हैं. आप करते हैं क्योंकि आप मानते हैं, ये आपके अंदर एक डीएनए की प्रोसेस में चला हुआ विचार है कि भाई बुजुर्गों की इज्जत करना है, बच्चों की देखभाल करना है, और वही बच्चे बड़े होकर अपने बुजुर्गों की इज्जत करते हैं. सो दिस इज अंडर अ मेथडोलॉजी ऑफ duty. My society ideally should be based and is actually based on the idea of duty rather than the idea of right. Women don't have to fight for their right, but it is the duty of the society, the family, the government, administration to look after the women. और वो कर्तव्य निष्ठा के तहत जब ये काम होते हैं, महिलाओं को सुरक्षित रखना एक जिम्मेवारी है, और वो जिम्मेवारी सरकार की, परिवार की, समाज की है. और अगर वो काम हम निश्चित तौर से करते हैं तो सशक्त समाज होता है, एम्पावर्ड सोसाइटी होती है, ना कि महिलाएं होती हैं. और वो सशक्तिकरण समाज का सशक्तिकरण है, महिलाओं का सशक्तिकरण भूल जाइए. महिलाओं को सशक्तिकरण नहीं चाहिए. नई दिल्ली की महिलाओं को नहीं, मेरे को लगता है देश की महिलाओं को. और वो नई दिल्ली जो है, वो नई दिल्ली की तुगलक रोड के एड्रेसेस हम सब पहचानते हैं, लेकिन तुगलक लेन के अंदर जो संजय गांधी कैंप लगे हुए हैं उनके एड्रेसेस ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, लेकिन इस चुनाव ने मुझे वो सब एड्रेसेस भ्रमित करवाए हैं. वो सारा भ्रमण मैं वो उन कैंप्स का करके आई हूँ जिसमें आधे से ज़्यादा का नाम संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, ये सब गांधी होता है, इंदिरा गांधी कैंप. और वो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि संजय गांधी कैंप 1 2 3 4, इंदिरा कैंप 1 2 3 4, फिर सोनिया कैंप 1 2 3 4, वो सारे कैंप्स के नाम ही ऐसे हैं, सारे कैंप्स तक के नाम ऐसे हैं. और वो कैंप्स की जो दशा है वो देश की दुर्दशा भी बताती है. वो बताती है कि भारत निर्माण के नाम पर भारत का सही मायने में निर्माण हुआ है या भारत कुर्बान हुआ है. वो बताती है कि 67 साल के अंदर 60 साल तक एक ही परिवार और एक ही पार्टी की यहाँ पर सरकार रही है. 67 में से 60 साल तक नतीजे आप सबके सामने, हम सबके सामने. और क्या इस दशा के लिए हमने भारत निर्माण का सपना देखा था? क्या इस दशा के लिए, मुझे याद आ रहा था जब अकबर साहब ने बोला कि मैं कलकत्ता हूँ कि हम गरीब लोग हैं, आप दिल्ली वाले हैं. तो मैं भी दिल्ली वालों में ही आती हूँ क्योंकि पैदाइश भी यहीं है, रही भी यहीं हूँ और होपफुली मरूंगी भी यहीं. तो मेरे दिमाग में बस ये आ रहा था कि भाई हम तो 47 के रेफ्यूजी हैं, हम तो बहुत ही गरीब लोग, हम तो गरीब क्या बद से बदतर जिंदगी काट के आए हैं. लेकिन वो सपनों का भारत और वो हिम्मत, वो जज्बा कि हम किस्मत बदल सकते हैं, ना कि सिर्फ अपनी बल्कि देश की, वो आज भी रखते हैं. और उसी जज्बे के तहत मैं एक इंसिडेंट आप सबके आगे शेयर करना चाहती हूँ. वो इंसिडेंट है क्योंकि इस चुनाव ने मुझे वो जगह दिखाई हैं जो अक्सर नहीं जाते. एक तो तुगलक लेन का मैंने आपको एड्रेस बताया. तुगलक लेन के ठीक पीछे एक जगह है जिसका नाम है संजय कैंप. और हमारे साहबजादे, नवाबजादे या क्या शहजादे गरीबी देखने के लिए उत्तर प्रदेश जाते हैं और कलावती का घर ढूंढते हैं. अपने घर के पीछे झांक लिया होता तो शायद समझ आ गई होती, वो सारा खर्चा बच जाता. दूसरा किस्सा, 7 रेस कोर्स से बेहतर एड्रेस तो हिंदुस्तान का हो नहीं सकता, हो सकता है.
इट्स योर प्राइम मिनिस्टर्स रेसिडेंस, 7 रेस कोर्स, और 7 रेस कोर्स के दरवाजे के ठीक सामने रेस कोर्स है, करोड़ों का सट्टा लगता है। उसके पीछे स्टेबल्स हैं, अस्तबल, जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं, और उन घोड़े वाली अस्तबल के ठीक पीछे एक जगह है जिसका नाम है BR कैंप। और BR कैंप 1947 में बना था। 1947 से आज तक उस कैंप में रहने वालों की स्थिति वही है जो 47 में थी। और वो 47 के कैंप वाली स्थिति देखकर, क्योंकि मैंने गरीबी, अमीरी, ये सब चीज़ें देखी हैं परिवार में भी, और हर तरीके से आदमी कुछ आइडियाज़ लेके पलता है, बड़ा होता है, लेकिन गरीबी ऐसी होती है, या 47 में ऐसी हालत थी, वो सोच के कभी कभी तकलीफ होती है कि 67 साल में हमने क्या पाया और क्या खोया। आज तक वहाँ पे रहने वाले लोग अपनी छत पक्की नहीं कर सकते, आज तक उनके पास पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, आज तक उनके घरों में रोशनी नहीं है। और वहाँ पे एक व्यक्ति से मुलाकात हुई जिनका नाम था राजेंद्र कुमार, और वो व्यक्ति, आपको हैरानी होगी कि आज एक अपाहिज की ज़िंदगी जी रहे हैं, जो कि पूर्व में एक पत्रकार थे, हिंदुस्तान टाइम्स में 20 साल तक नौकरी करते थे। वो कुछ हादसे ऐसे हुए कि जिससे उबर पाना बहुत ही किसी भी व्यक्ति के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब मेरे को अभी तक मुश्किल हो रही है उन हादसों से उबरने की, और वही मेरी डिटर्मिनेशन का कारण है कि ये चुनाव तो हर हालत में जीतना है। ईश्वर ताकत दे कि इन सब स्थितियों को आप बदल सके। आप बदल सके कि कठपुतली कॉलोनी के 8,000 लोग, 8,000 परिवार, पर्ची कटती है मात्र 1,600 लोगों की। 64,000 गज जमीन को 6 करोड़ 11 लाख में बेच दिया जाता है, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए प्रति गज है सरकारी सर्कल रेट पर। तो 12,000 करोड़ की जमीन को 6 करोड़ 11 लाख में बेच दिया। ऐसा भारत निर्माण। और अगर उन 1,600 घरों की आप कीमत आंकें तो पता लगता है कि 50 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा नहीं है। 50 करोड़ और 6 करोड़ 56 करोड़, टोटल आप डबल भी कर दो तो 100 करोड़। 12,000 करोड़ का सौदा 100 करोड़ में, मेरे को लगता है यहाँ बैठे बहुत सारे लोग खरीद लेंगे, बहुत सारे लोग। ये तो बड़ा आसान बिजनेस है, और ऐसे कुछ लोगों का भारत निर्माण जरूर हो जाएगा। लेकिन बाकी सब के लिए वो संजय कैंप, सोनिया कैंप, राजीव कैंप, वही कैंप्स बचेंगे। और उन्हीं कैंप्स की कहानी असली हिंदुस्तान की कहानी है। और वही कहानी को बदलने के लिए जो प्रश्न मेरे लिए था, एस्पिरेशनल इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया की ये ज़रूरतें हैं। एस्पिरेशनल इंडिया कहता है कि दिल मांगे मोर, वी आर डिससैटिस्फाइड, वी आर अनहैप्पी, वी डोंट वांट टू लिव इन दीज कंडीशंस। ये हालात को बदलना है, और इस हालात को बदलना है, इसलिए मैंने भी निश्चय किया है कि ये चुनाव जीतना है। इस चुनाव को जीतना कोई पर्सनल गेन, हैप्पीनेस, बेनिफिट, वो बिल्कुल वो सब अंदाज नहीं है। उसका अंदाज सिर्फ ये है कि नव निर्माण भारत का होना चाहिए, और जो नव निर्माण का यज्ञ शुरू हुआ है उसमें मैंने अपनी आहुति दी है, आप सब भी उसमें अपनी आहुति देंगे। और उसी आहुति के लिए, उसी नवनिर्माण के लिए, उसी भारत के निर्माण के लिए जिसको लगातार लूटा गया है। बात हुई थी अंग्रेजों की, बात हुई थी अंग्रेजों ने इस देश को किस तरीके से खोखला किया। 1947 के बाद आज़ादी का समय था, और हमारे अंदर किस तरीके से उत्साह था देश को बदलने का, लेकिन उस उत्साह को किस दिशा में परिवर्तन किया गया। एक छोटा सा आंकड़ा, 47 में रुपए की कीमत डॉलर के बराबर थी। 67 साल की आज़ादी के बाद 64 रुपए, और कुछ महीना पहले 70 रुपए। ये आज़ादी के बाद की लूट है। और अगर इन हालातों को, इस दशा को हम बदलना चाहते हैं तो निश्चय कर लें कि पहले दिशा को बदलना होगा।
और उस दिशा को बदलने के लिए मुझे आप सबकी आवश्यकता है। फिर एस्पिरेशनल इंडिया के 5 पॉइंट्स में देना चाहती हूँ। मैंने अपनी कैंपेन का नाम पंचनामा रखा है। पंचनामा थोड़ा सा टंग इन चीक है। एक तो पंच, जो कि पंच बैठ के किसी भी पंचायत में निर्णय लेते हैं, वो पंचनामा। दूसरा पंच, जो कि कभी भी अपराध की घटना पर पुलिस पहुंचती है तो पहली कार्रवाई में पंचनामा दर्ज करती है और बताती है कि ईस्ट से आए, वेस्ट में गए, मौकाए वारदात पे ये पाया गया। वो दूसरा पंचनामा पुलिस व्यवस्था के तहत। और तीसरा पंच PUNCH। तो पंचनामे की स्पेलिंग PUNCH रखी है मैंने। और उसके जो ये फिस्ट है ना, ये जो एकजुट होकर, इकट्ठे होकर इस किस्मत को बदलने की उस फिस्ट की ज़रूरत है, और उस फाउंडेशन को हिलाने की नहीं बल्कि तोड़ने की ज़रूरत है जिस पर ये भ्रष्ट नीतियाँ खड़ी हैं। और उस पंच का पहला पंच है, जहाँ डर वहाँ सुरक्षा। आखिर मुद्दे तो वही हैं। डर का वातावरण हर व्यक्ति के लिए। कभी डर कि बेटी घर से बाहर जाएगी तो कुछ हादसा ना हो जाए, कभी डर कि बुजुर्ग हो जाए तो इंश्योरेंस तक नहीं है, जैसे वो अपाहिज व्यक्ति बैठे हैं आज, जो कि पूर्व में खुद एक जर्नलिस्ट थे। कोई वली वारिस नहीं। कभी डर हार्ट अटैक हो गया तो 20 लाख का बिल आ जाएगा, क्या होगा। कभी डर कि भैया कोई और व्यवस्था नहीं हो, एक्सीडेंट हुआ तो क्लेम क्या होगा, प्रॉपर्टी की सेफ्टी सिक्योरिटी क्या होगी। तो जहाँ डर वहाँ सुरक्षा, जो कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है। साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा भी। दूसरा, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। ये मुद्दा इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ मसला है। भाई, आप 7 रेस कोर्स का स्वेज पाइप बदल सकते हैं, BR कैंप में स्वेज पाइप नहीं होगा तो बीमारी तो वहाँ से वहाँ भी ट्रैवल करेगी ना। और अगर वहाँ ब्लॉकेट होगी तो आपका सिस्टम वो वाला भी बैकफ्लो करेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस देश को बहुत ज़रूरी है। सस्ते दामों पर बेहतर घर मिल पाएँ लोगों को, जो 3-4 और जो अर्बन पॉवर्टी है वो बड़ी अजीब सी पॉवर्टी है। 10,000 रुपये महीने कमाने वाला आदमी गरीब है, क्योंकि 3,500 रुपया 4,000 रुपया उसको किराया देना पड़ता है। अगर वो व्यक्ति 3,500-4,000 रुपया किराया देता है, आप उसको EMI की तरफ एडजस्ट क्यों नहीं करवा सकते। क्यों लो कॉस्ट हाउसिंग इस देश में सपना हो सकता है, असलियत नहीं हो सकती। तीसरा मुद्दा, जहां प्यास वहां साफ पानी। और साफ पानी के भी 2 नुक्ते हैं। पहला, स्वच्छता से जुड़ा हुआ, शौचालय और तमाम व्यवस्था। और दूसरा, पीने का पानी। क्या ये शर्म का विषय नहीं है कि 67 साल की आज़ादी के बाद आज भी 50% जनता इस देश की, खास तौर पे नई दिल्ली की, ओपन टॉयलेट्स में यूज़ करती है, शौचालय नहीं है आपके पास। ये शर्म का विषय नहीं है क्या। पानी पीने का नहीं है, और पानी पीने का ना केवल उन कैंप्स में नहीं है, यहाँ पड़ोस में। मतलब आई वाज शॉक्ड टू नो कि ये पड़ोस में गोल मार्केट इलाके में जहाँ सरकारी नौकर रहते हैं, टाइप 2 टाइप 3 फ्लैट्स है, वहाँ पर बोरवेल का पानी आता है, पीने का पानी वहाँ भी नहीं है। सेंटर ऑफ दिल्ली, हार्ट ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट अकोमोडेशन, यू डोंट हैव ड्रिंकिंग वाटर। चौथा, जहाँ अंधेरा वहाँ रोशनी, एनर्जी प्लानिंग नहीं है। इतना बड़ा देश, इतना ज़्यादा सूरज, इतना पानी, इतना थोरियम, आपके यहाँ एनर्जी क्राइसिस फॉर व्हाट, हाउ। एक सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज देश में नहीं है। और आप लगातार उन विदेशों से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदते रहते हैं जो आपको महंगे दाम पर देते हैं, और अपना करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ाते चले जाते हैं। सेल्फ रिलायंस नाम की चीज़ नहीं है। आखिरी और 5वां पंच, जहाँ गरीबी वहाँ रोजगार। गरीब व्यक्ति को 2 किलो चावल, 5 किलो अनाज से ज़िंदगी नहीं चल सकती। उसको आप रोजगार का प्रावधान कराएंगे तभी ये देश बदलेगा, और तभी वो स्वाभिमानी व्यक्ति न केवल अपनी ज़िंदगी स्वाभिमान से जी पाएगा बल्कि देश को भी एक स्वाभिमानी देश बनाएगा। और इन 5 पंचेस के साथ is what the aspirational India is looking at. And if we achieve this,
अगर हम इन 5 चीज़ पे काम कर लेंगे तो ना केवल नई दिल्ली बदलेगी बल्कि हम पूरा भारत बदल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चलते चलते एक नारा ज़रूर लगवाती हूँ मैं, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ माई, वो सोल प्रिकिंग कुछ चीज़ें होती हैं कि ये पूरी लड़ाई, जैसे अकबर साहब ने कहा कि भाई ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है पार्टी के बीच का, व्यक्ति के बीच का, बल्कि ये भारत के निर्माण का चुनाव है। इसीलिए ये लड़ाई एक भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण की लड़ाई है। अगर गरीबी से लड़ना है तो ना आप हिंदू रह सकते हैं, ना आप मुसलमान रह सकते हैं, ना आप सिख रह सकते हैं, ना आप ईसाई रह सकते हैं, क्योंकि सबको जोड़ने वाली वो गरीबी और वो अमीरी है। और इसीलिए किसी भी हिंदुस्तानी को ना तो एक भारत से कौफत हो सकती है, ना ही श्रेष्ठ भारत से, वो सबके लिए बराबर है। मैं कहूँगी एक भारत, लेकिन आप सब लोग पूरे जोर शोर से मुट्ठी बंद करके आवाज़ देंगे, श्रेष्ठ भारत, एक भारत। मेरा गला खराब है, आप लोगों का नहीं है, प्लीज। एक भारत, एक भारत, एक भारत, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।